जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ये जो सीरीज़ है वो डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रही है और यहाँ हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर कर रहे हैं। हिंदी सॉल्व्ड पेपर हम यहाँ पर करेंगे, व्याख्या सहित हम इसको देखने वाले हैं। पूरे प्रश्नों के डिटेल में हम व्याख्या देखेंगे। और चलिए इसका पार्ट 1 हमने अपनी 3 बजे वाली क्लास में किया ही है। पेपर जो कि 4 सितंबर को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में 2021 में, उसी का फीमेल हिंदी का पेपर, ये वाला पेपर, इसके 50 क्वेश्चन हमने किए हैं और अगले बचे हुए 50 क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी क्वेश्चन नंबर 51 से हमारी स्टार्टिंग होगी और आपको इससे पहले वाला पार्ट कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और उस पे आप उस पार्ट को देखने के बाद में आप ये वाला पार्ट 2 भी इसका ज़रूर देखिएगा, तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। इसके विषय में हम थोड़ा और देख लेते हैं। भारतीय संविधान के जो भाग 17 है, 17 में आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 21वें जो संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, जो कि 1967 में हुआ था, वहाँ तब जोड़ा गया सिंधी भाषा को और भाषाओं की संख्या हो जाती है 15। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, उसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा जाता है। तो यहाँ भाषाओं की जो संख्या है वो 18 हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है, देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 21 + 71 करते हैं तो कितना होगा हमारा 92 होगा। तो फिर 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में और यहाँ पर जोड़ा जाता है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को। तब इन भाषाओं की संख्या मिलकर हो जाती है 22। इस तरह से वर्तमान में हमारे जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसी तरह का एक क्वेश्चन राजभाषा आयोग से रिलेटेड हमने पार्ट 1 में भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हम देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। देखिए सर्वण्य जो है वो उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें अनीय प्रत्यय लगा है और ये सर्वधन अनीय से मिलकर बना है सर्वनीय। और र, इसमें मैं आपको संधि में भी बताया है कि जब किसी शब्द के स्टार्टिंग में र होता है, यानी कि इस तरफ रा होता है, तो यहाँ पर ना जो होगा वो अणे में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ होगा सर्वनीय। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है? भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला जो काल है इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल आता है, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। सेकंड है इसमें मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। थर्ड आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक का काल है। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहली पाली, दूसरी प्राकृत और अपभ्रंश। जो पाली भाषा है, पाली भाषा को 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना गया है। पाली भाषा का टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक और प्राकृत भाषा का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं वे आर्य भाषाओं का विकास, जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास हम अपभ्रंश भाषा से ही मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं।
कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? डॉक्टर सी राजगोपालाचारी जी के ये शब्द हैं। और इसी की कुछ इम्पोर्टेंट कथन और हम यहाँ पर देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। ये कथन सुनीति कुमार चटर्जी का है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार रामधारी सिंह दिनकर जी को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। और नागार्जुन एक प्रकृतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्रकृतिवाद का शलाका पुरुष कौन है, तो यहाँ आंसर होगा हमारा नागार्जुन जी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह का हमें बताना है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर केसी, शार्दुल और व्याघ्र होता है लेकिन उरग नहीं होता। तो यहाँ नहीं में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था और उरग राइट आंसर होगा। देख लेते हैं। उरग शब्द सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सर्प का पर्यायवाची अहि, भुजंग, विषधर, उरग, नाग, फणीधर और सांप। तो ये जो पर्यायवाची है समानार्थी शब्द भी इसको बोलते हैं। ये किसका है? सर्प का। शेर के पर्यायवाची शब्द शार्दुल। शेर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा शार्दुल। व्याघ्र, केसी, केहरी और केसरी, मृगराज। क्वेश्चन नंबर 56 आता है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। आसान सा क्वेश्चन है, गुरुमुखी हम यहाँ पर बता देंगे। यहाँ आप चाहे तो इन सब की लिपि बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से हुई है। ब्राह्मी लिपि की किस शैली से? उत्तर शैली से हुई है। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि 10वीं सदी से विकसित हुई है। शारदा लिपि से 10वीं सदी से विकसित हुई है। ठीक है। और बांग्ला लिपि जो है वो पूर्वी नागरी लिपि है। यह देवनागरी लिपि का ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जाता है कि किस शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हमें बताना है। दक्षिणी शैली से ही तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। इसमें एक दो पॉइंट और हैं, वो भी देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से ही देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांट दिया गया। एक होती है दक्षिणी शैली और दूसरी होती है उत्तर शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये तीनों लिपियाँ आती हैं। और उत्तर शैली में आती है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि की सिद्धमातृका या फिर कुटिल लिपि, सिद्धमातृका को ही हम कुटिल लिपि भी बोलते हैं। और कुटिल लिपि या फिर सिद्धमातृका को फिर 2 भागों में बांट देते हैं। देवनागरी लिपि जो कि 9वीं सदी में आती है और शारदा लिपि जो कि 10वीं सदी में आती है। शारदा लिपि में है 3 चीज़ें हैं, ये भी देखिएगा, डोगरी, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी। शारदा लिपि के 3 भाग हैं, डोगरी, गुरुमुखी और सिंधी। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। विलोम बताना है क्षणिक का शाश्वत, कुछ समय के लिए और हमेशा के लिए। क्षणिक का होता है शाश्वत। शेष जो तीनों हैं वे अलग अलग है। शोक का हम क्या है? शोक का जो विलोम होता है वो हर्ष होता है। अधम का उत्तम होता है। निषेध का विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास क्या होता है ये भी देखते हुए चलते हैं। जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव जी। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में, पानी होता है हाथ। पानी किसको बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं। हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। लोकोपचार, लोकोधन उपचार का क्या होगा? लोकोपचार होगा। डी आंसर राइट होगा यहाँ पर, क्योंकि ए
देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं संधि में पढ़ा चुकी हूँ इसको, नहीं आपने अगर क्लास देखा है तो संधि वाला क्लास जाकर देखिए, आपका एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इतनी शॉर्ट ट्रिक में बताया है, शॉर्ट वीडियो भी उसका है अवेलेबल है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। और आप मेन वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 3 से 4 मिनट के अंतर कंप्लीट हो जाता है, उसको भी आप देख सकते हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो लोकोपचार में क्या होता है, जहाँ का हमारा अ से मिलकर बना है तो अ धन उ जब मिलते हैं तो ओ बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लोकोपचार होगा। और जिस भी शब्द के बीच में आपको ये वाली मात्रा दिखती है ना, ओ की ये वाली मात्रा, तो वहाँ कौन सी संधि होती है, गुण संधि का उदाहरण है ये, गुण संधि वहाँ होती है। और या फिर ये वाली मात्रा आपको दिखती है ए की, वहाँ कौन सी संधि होती है, गुण संधि। ये दोनों ही गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। जब ए के साथ ई मिल जाए तो ये बन जाता है ए के साथ में अगर ऊ मिल जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो ओ बन जाता है। ठीक है, आगे गुण संधि के विषय में देख लेते हैं यहाँ पर कि यदि ए आ के बाद ई आए या ऊ आए या फिर री आए, तो दोनों के मिलने से क्रम से का मतलब है कि जो पहले दिया है इन्होंने, ई अगर ए के बाद आता है तो ए बन जाता है, ए हमारा बनेगा। ऊ अगर आता है तो ओ बनेगा, और री अगर आता है तो वहाँ अर बनेगा। यही मैंने आपको बताया है। देखिए ध्यान से, ए धन ई ए होता है, ए धन ओ होता है, अ धन री अर होता है। और अगर दीर्घ आ के साथ में ए आता है तो ए होगा, दीर्घ आ के साथ में ऊ आता है तो ओ होगा, दीर्घ ई के साथ आ के साथ ई आता है तो भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 61। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है। हमें नहीं में आंसर देना है, जो प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है। समग्र, सम, इसमें उपसर्ग है। यहाँ देखिए, प्रत्यय की बात की है ना, प्रत्यय के से बना हुआ शब्द नहीं है तो समग्री होगा, इसमें समुपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए, बाकी पंचायत है आपका, मथानी है और तंद्रिल है। तो यहाँ इन तीनों में ही क्या है, सारे के सारे शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि मथानी में जो मूल शब्द है वो मथानी में क्या है, आनी प्रत्यय लगा हुआ है, मूल शब्द वहाँ पर अत है। और इसमें तदित प्रत्यय इसको बोलते हैं। तदित और कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम होगा, 2 प्रकार के होते हैं, तदित होता है और कृदंत। तदित जो संज्ञा शब्दों में लगते हैं और जो कृदंत होता है वो क्रिया के साथ आते हैं। तो यहाँ पर पंचायत में आयत प्रत्यय लगा हुआ है, पंच जो है मूल शब्द है। तंद्रिल में इल और तंद्रा मूल शब्द है, इल यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है, इसे भी तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तदित प्रत्यय की पहचान, डेफिनेशन भी देख लीजिए। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़ते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं, और जो धातु के यानी कि क्रिया के साथ जो आते हैं वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। कब हो यहीं रही नहीं रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गेहूँगे। पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ पर रस हमसे पूछा जा रहा है, शांत रस है। सर्वप्रथम आचार्य जो मुनि हैं शांत रस में, उन्होंने आचार्य भृत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रसों का विवेचन किया था। सबसे पहले जो आते हैं भृत मुनि जी, इन्होंने ही बताया था कि अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इनका नाट्य शास्त्र, और उसमें रसों की विवेचना की थी, रसों के विषय में बताया था। और भरत मुनि ने रस संप्रदाय का इनको प्रवर्तक भी माना जाता है रस संप्रदाय का। भरत मुनि जी को आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 ही रस माने हैं। आज रसों की संख्या कितनी है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ आप कितने रस माने जाते हैं। आगे देखिए, भरत मुनि ने केवल 8 रस माने हैं, और नाटकों में जो है, नाटक में 8 ही रस माने हैं, क्योंकि वे शांत रस को रस नहीं मानते थे। ठीक है, अभिनव गुप्त ने नवमो रस शांत रस कहकर 9वें रस को काव्य में स्वीकार किया है। अभी ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, ये डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि रस का नंबर कौन सा है और इस नंबर का रस किसने माना था। ठीक है, अभिनव गुप्त जी ने, अभिनव गुप्त ने ही नवम रस शांत रस, नवमो अपि रस शांतो रसः, यहाँ पर 9वें रस को की संज्ञा दी है शांत रस को।
ठीक है, और इसे काव्य में स्वीकृति प्रदान की है। श्रृंगार रस को रसराज या फिर रसपति की उपाधि मिली हुई है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जिसको हम वैराग्य या फिर वीतराग भी बोलते हैं। शांत रस निर्वेद या वैराग्य नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न हैं। स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्रय ज्ञानी व्यक्ति और उद्दीपन सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन आदि। संचारी भाव ग्लानि, दैत्य, उद्वेग, जड़ता। क्वेश्चन नंबर आता है 63। 63 को हम देख लेते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठा प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठा प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। ठीक है, तंबूरा एक वाद्य यंत्र होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि मंच पर लेकर बैठे हैं प्रेम प्रताप के व्याख्यान करने, साज मिले 15 मिनट और घंटा भर आलाप राग में मारा गौता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इसे तो सुनकर भी हंसी आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, पंक्ति में पूछा जा रहा है कि कौन सा रस है। रस को हमसे पूछा जा रहा है कौन सा रस है। पंक्ति में हास्य रस यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद भी रखना है। इसके विषय में देख लेते हैं। रसों की संख्या 9। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और रसों की संख्या जो है वो 9 है। 9वां रस अभी हमने देखा शांत रस, किसने माना, अभिनव गुप्त ने माना है। ठीक है, और इसका निर्वेद स्थायी भाव होता है। रस 8 रस ही माने जाते हैं मूल रूप से। अगर मूल रूप से रस माने जाएंगे तो 8 ही बताने हैं, लेकिन रसों की अगर संख्या पूछी जाती है कितने रस होते हैं तो हमें बताने हैं फिर 9। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर हम आकार देख लेते हैं, उसकी विकृत आकार को देखकर, वेशभूषा को देखकर, वाणी को देखकर, उसकी चेष्टाओं को देखकर हम क्या करते हैं, हमें हंसी आ जाती है और हम वहाँ क्या होता है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 64। उपमा के अंग में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उल्टा उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जब उपमान को ही उपमेय कह दिया जाए, जब उपमान को उपमेय कह दिया जाता है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। देखिए, इसके विषय में थोड़ा और देख लेते हैं। जहाँ उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर मतलब उल्टा कहकर उपमान को ही उपमेय कह दिया जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। भ्रांतिमान अलंकार कौन सा होता है ये भी देख लीजिए। जब भ्रमवश एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का बोध हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला है हमारा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक में है उपमेय की उपमान से अधिकता का अथवा उपमान की न्यूनता का। उपमेय की उपमान से अधिकता का, यानी कि उपमेय को क्या बता रहे हैं, हम अधिक बता रहे हैं और उपमान को न्यून बता रहे हैं। ऐसा वर्णन न्यूनता का वर्ण ही व्यतिरेक है। न्यूनता का जब हम वर्णन करते हैं, उपमान को कम आंका जाए और उपमेय को अधिक आंका जाए, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार कैसा है, इसको भी समझिए। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग आदि, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं और वृक्ष, पृथ्वी, हवा, पत्थर, ये सब क्या है, मानवीय क्रियाओं का आरोप, इन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। यानी कि किसी भी प्राकृतिक और पदार्थीय अवस्था को, किसी भी प्राकृतिक और पदार्थ अवस्था को, पर्वत को, आसमान, आकाश, नदी, पेड़, पर्वत, लताएं, ठीक है, इन सबको जब इंसान समझ लिया जाता है, मानव समझ लिया जाता है, मानवीय क्रियाओं का इन पर आरोप लगाया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 65। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए।
तो मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए का क्या मतलब है? परिणामवाचक विशेषण है। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए, थोड़ा सा में हम क्या देखेंगे? परिणामवाचक विशेषण को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं, चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। देखिए, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं मूलतः। स्वर्णामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण होता है और संख्यावाचक विशेषण होगा, आपका परिणामवाचक विशेषण होगा। तो इनके विषय में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्वर्णामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जहाँ पर स्वर्नाम जैसे शब्द, जैसे कि यह, वह, कोई, कुछ, लाभ, जो, कुछ, पुस्तक, अन्य, कौन, मनुष्य, जो भी है, इस तरह के जो स्वर्नाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्वर्णामिक विशेषण की तरह यूज करते हैं। यह, वह, कोई, कुछ, लाभ, जो पुस्तक, कौन, मनुष्य, इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं इन वर्डों का, तो वहाँ पर स्वर्णामिक विशेषण होगा। सेकंड हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में देख लेते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा स्वर्नाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, गोल, पीला, पतला, लाल, गोल, पतला, अगला, ऊंचा, भला, सुंदर आदि गुणवाचक विशेषण है। तीसरा होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में हम देखिएगा, संख्या को भी देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा स्वर्नाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 1, 2, 3, 4, आधा, पौना, 3 गुना, 4 गुना आदि संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नंबर 4 पर आता है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण में यहाँ पर क्या होगा? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो, वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ा, बहुत, 3 मीटर, इस तरीके से जहाँ नापने तोलने वाली चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ क्या होगा? हमारा परिणामवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए वाक्यों के सही भेद को पहचानिए। वाक्य के सही भेद को पहचानना है। यह निश्चित नहीं है कि आ गया, देखिए ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। जब कि वह कब आएगा, यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, तो ये मिश्रित वाक्य है। कि से ही आप समझ जाते कि ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। जब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करता है या दूसरे पर पहला एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है, डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर, तो वहाँ क्या होता है? मिश्रित वाक्य होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो इस तरीके से मैं ये जो व्याख्या करा रही हूँ, आपका पढ़ा हुआ रिवाइज भी हो जाता है और आपको काफ़ी सारी, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी जानकारी भी मिल जाती है। अगर हम बिना व्याख्या के क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारे कब के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होते हैं। चलिए देख लेते हैं, फिर जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा कि हमें व्याख्या करनी है या नहीं करनी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट पेपर करेंगे। चलिएगा, रचना के आधार पर जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर अगर हम देखते हैं वाक्य के 8 भेद होते हैं। अभी वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये हम देख रहे हैं रचना के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर यहाँ पर नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ देख रहे हैं रचना के आधार पर। सरल वाक्य वे होते हैं जो केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय को लेकर होते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। राम खाना खाता है, एक ही उद्देश्य है, यहाँ पर विधेय भी यही है। राम बाजार जाता है, एक ही काम है, तो यहाँ क्या होगा? सरल वाक्य होता है। मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, शिल्पी पत्र लिखती है, एक ही वाक्य है। उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट को हम उद्देश्य बोलते हैं और बाकी जितना भी बचता है वो हमारा विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय यही पूछ लिए जाते हैं कई बार क्वेश्चन में कि इसमें उद्देश्य बताइए क्या है, या फिर यहाँ पर विधेय क्या है। सेंटेंस लिखा होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। बाकी जितना भी सेंटेंस में बचता है हमारा, जैसे शिल्पी है तो शिल्पी हमारा उद्देश्य है, पत्र लिखती है ये हमारा विधेय है। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में 2 या फिर 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों, सरल वाक्य क्या है? योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह कौन कौन से होंगे? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ठीक है। पहले वाक्य पर निर्भर नहीं है, वो सुबह चला गया था और शाम को वापस आ गया। तो हम इस तरह के योजक शब्दों को देखते ही समझ जाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आया, प्रिय बोलो पर
असत्य नहीं, देखिए पर से जुड़ा है, तो हमें ध्यान रखना है छोटे छोटे शब्दों का, ठीक है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो इसमें दोनों अलग अलग बात है। मिश्रित वाक्य को भी देख लेते हैं। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य होता है और एक प्रधान मुख्य, यानी प्रधान क्या होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, और दूसरा जो है आश्रित होता है, यानी कि गौण उपवाक्य होता है, ठीक है। जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब, जहाँ, वहाँ आदि से मिश्रित यानी कि मिले जुले हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 67, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। देखिए मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो आप होता है। यहाँ पर मेरे जो है वो प्रथम पुरुष वाला होगा, और उसकी और वह, उत्तम, ये होंगे अन्य पुरुष वाले, ठीक है। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष जिसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं मेरा, मध्यम पुरुष ये आप, और अन्य पुरुष में वह और उसकी आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बता दिया मैंने, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 को जब हम देखेंगे तो इसमें पूछा गया है सर्वण्य में कौन सा प्रत्यय है। अभी अभी किया है हमने, अनीय प्रत्यय है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बार बार क्वेश्चन में ही रिपीट होते हैं, लेकिन हम जब कर लेते हैं, घर पर जाकर देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि हाँ इसका आंसर तो यहीं पर था। ये सर्वण्य जो है अभी ऑप्शन में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 हम यहाँ पर देखते हैं। 69 में निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार भेद का सही विकल्प हो। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। अभी मैंने आपको बताया है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है, की देखकर ही आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर भी कौन कौन से वाक्य होते हैं, इनको भी हम देखते हुए चलते हैं, तो ये भी हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के हमने पढ़ा अभी 8 भेद हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि क्या पूछा जा रहा है, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। राइट आंसर होगा उद्दीपन विभाव। इसके विषय में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ हो ही गया कि उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। विषय के द्वारा की गई क्रियाएं, एक डेफिनेशन थी उद्दीपन विभाव की। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस की निष्पत्ति में सहायक होते हैं उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। रस के 4 अवयव या फिर अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिएगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को ही हम व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव है, ठीक है। स्थायी भाव का अर्थ क्या है, प्रधान भाव है, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। बाद में आचार्य ने 2 स्थायी भावों को जिसमें आता है हमारा वात्सल्य और भगवत विषय यानी कि भक्ति रस, ठीक है। वात्सल्य को भी जोड़ा गया रस में। हमने पढ़ा कि भरत मुनि ने 8 रस माने। फिर हमने देखा यहीं पेपर में ही कि 9वां रस माना है अभिनव गुप्त ने, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तक बात हो गई थी हमारी स्थायी भावों की, 9 रसों तक। 9वां रस शांत रस था जिसका निर्वेद था स्थायी भाव। फिर इसके बाद जो है 2 आचार्य और हुए जिन्होंने 2 और स्थायी भाव वात्सल्य और भक्ति विषयकृति रस को माना है। और इस स्थायी भाव की यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई, 11, यानी कि रसों की संख्या भी कितनी हो गई, 11। भाई स्थायी भाव 11 कब होंगे, जब रस 11 होंगे, ठीक है, तभी तो होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने देखा
कि अब अगर हमसे पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 11। हमसे पूछा जाता है अभिनव गुप्त ने किस रस की रचना की, हम फिर बताएंगे शांत रस की। शांत रस का स्थायी भाव हो गया निर्वेद। फिर यहाँ हम बताएंगे अगर पूछा जाता है कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 रसों की संख्या है। नंबर 2 पर आता है विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या फिर सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे कि नायक नायिका। उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या फिर परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त तो होने लगता है, देखकर होता है। जब किसी वस्तु को देखकर या फिर किसी परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त तो होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव बोलते हैं। जैसे चांदनी, एकांत स्थल, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, इनको देखकर क्या होता है? उद्दीपन विभाव उत्पन्न होता है। ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं इसके विषय में अनुभाव। तीसरे में आता है, तीसरे नंबर पर अनुभाव। हमने अभी देखे हैं स्थायी भाव देखा है, फिर हमने विभाव को भी देखा है, स्थायी भाव को देखा, विभाव को देखा, अब हम अनुभाव को देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अनुभाव में क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं, और अनुभावों की संख्या 4 मानी गई है, कायिक, वाचिक, मानसिक और आहरीय। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा अनुभाव नहीं है। ठीक है, 3 इनमें से दे देंगे और 1 नहीं देंगे, या फिर कौन सा है, इस तरीके से पूछ लेते हैं, इनमें से कौन एक अनुभाव का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, कायिक, वाचिक, मानसिक और आहारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भावों की संख्या का विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर पूछा जा रहा है, तो शुद्ध वहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। संज्ञा यहाँ पर शुद्ध क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और इन्होंने वही पूछा था, भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, तो शुद्ध यहाँ हमारा भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं हुआ ना, तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? संज्ञा के विषय में देख लो। संज्ञा 5 प्रकार की होती है भाई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अगर पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम 3 ही बताते हैं। ठीक है, और कितने अगर प्रकार की पूछ लेते हैं तो हम बता देते हैं फिर 5 प्रकार की। तो यहाँ पर देखिएगा, भाववाचक जो संज्ञा है, किसी भाव, व्यक्ति, गुण, दशा, व्यक्ति की गुण और दशा को, भाव को दर्शाने वाले शब्दों को ही हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन और कालिमा। इसको ना हम छू नहीं सकते, एक तरीके से ये समझिए, छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 में कहते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अधि उपसर्ग से सही शब्द बना है। अधि से बनता है अध्यक्ष, अधिधन यक्ष, क्योंकि अत्यंत अति से बनता है, आघात में उपसर्ग है और अनुपयुक्त में अनुपसर्ग है। ठीक है, तो अधि में बना है अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? बुरे दिन आने का मतलब है तालू में दांत जमना। बुरे दिन आना, तालू में दांत जमना। ठीक है, थर थर छूटना। थर थर छूटना मतलब होता है थरथरी छूटना, डर से कांपना। डर से कांपने का होगा थरथरी छूटना। और तंग आना, परेशान हो जाना। पस्त करना, मुहावरे का अर्थ है हरा देना या फिर पस्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो जापान एक देश है, ये सही है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ नहीं है। क्या उसने काम कर लिया है? नहीं। मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। राम का मकान अधर है। ये सब विधानवाचक वाक्य नहीं है। अगर विधानवाचक की बात हो रही है तो हम बताएंगे जापान एक देश है, वो है एक देश। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाक्य सही होगा हमारा, क्योंकि उसने, ये हमारा प्रश्नवाचक हो जाता है, यहाँ पर नहीं आ गया तो निषेधवाचक हो जाता है। और अधर है तो ये उधर है, मतलब उधर की बात हो रही है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 75। कान उमेटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दंड देना होता है।
कान को उमेठना, कान को पकड़कर ऐंठने का मतलब होता है दंड देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 76। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए सा आ गया, और मैंने आपको बताया है जहाँ पर वाचक शब्द इस तरह के आ जाते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो दाल, क्योंकि दाल को हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है। फूल, सेना और परिवार को नहीं, लेकिन दाल को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। देख लीजिए डेफिनेशन, वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठोस पदार्थ जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, द्रव्य पदार्थ जैसे कि तेल, पानी, दाल, दही, घी आदि, और गैसीय पदार्थ धुआं और ऑक्सीजन। इस तरह की इसमें जो है चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 78। जहाँ वाच्यार्थ काम करे और जहाँ न वाच्यार्थ काम करे न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहाँ ना तो उसका सीधा सीधा अर्थ हमें दिख रहा है, ना ही जो लोक प्रसिद्ध अर्थ वो दिखता है, ना हम उसके अर्थ को, लक्ष्यार्थ अर्थ को समझ सकते हैं, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और शब्द शक्ति कितनी होती है? 3 ही होती है, ठीक है। ये देख लीजिए, प्रकृति या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा जिसका सीधा सीधा अर्थ, ये जिसका आपको लक्ष्यार्थ समझ में आए, और व्यंजना जो इन दोनों में से कोई नहीं है, कोई भी अर्थ ना हो जिसका, वो होती है व्यंजना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कितनी बार आया है अभी तक जितने हमने टेस्ट पेपर किए हैं, सोल्ड पेपर, तो उनमें बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया है। मुझे तो लगता है कि जैसे करीब करीब हर एक पेपर में आया हो। चलिए, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? रूपक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूपक की डेफिनेशन, आप देखते हुए चलिए। रूपक अलंकार जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, और उपमेय और उपमान की अभिन्नता वहाँ दर्शाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। देखिए इसमें एक और चीज़ है, जब किसी शब्द के बीच में योजक शब्द आए इस तरीके से, रूपक अलंकार की एक और छोटी सी पहचान है, जब किसी भी शब्द के बीच में इस तरीके से योजक शब्द आ जाता है तो वहाँ क्या है? रूपक अलंकार, ठीक है। अधिकांशतः वहाँ रूपक अलंकार ही आपको मिलेगा। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य के भेद का सही विकल्प है। उसमें अच्छाई थी इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था, इसलिए आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, आप कौन सा होगा आप खुद ही बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए बहुविकल्पों में से विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को हमें चुनना है, तो ठीक है पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। हमारे विशाल देश में हिमालय की अनंत हिम राशि ने जिन नदियों को जन्म दिया उनमें उत्तरापथ को खींचने वाली गंगा, यमुना नाम की नदियाँ जीवन की धमनियों की तरह हैं, और ये हमारी ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी हैं। उनकी गोद में हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के अंग में नए खेल खेले। उनके तटों पर जीवन का जो प्रवाह हुआ वह जीवन है। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, यह सच्चाई हमारे रोम रोम में बंधी हुई है। नदियों की अंतर्वेदी में पनपने वाले आदि युग के जीवन पर हम अब जितना अधिकार विचार करते हैं, हमको अपने विकास और वृद्धि की सनातन जड़ों का पृथ्वी के साथ संबंध उतना ही घनिष्ठ जान पड़ता है।
जब तक भारतीय जाति का जीवन भारत भूमि के साथ बना हुआ है, तब तक हमारे सांस्कृतिक पर्व पर लाखों मनुष्य नदियों और जलाशयों के तत्व पर एकत्र होते रहेंगे। जब तक संकटों में बलिदान की भावना प्रत्येक मन में जागती रहेगी, जब तक एक देश के नागरिक के रूप में हमारी पहचान जीवित है, तब तक हमारे आंतरिक गठन और हमारे अस्तित्व को सकुशल समझना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 81 हमारा बनता है कि निम्नलिखित दिए गए अनुच्छेदों का सटीक हमें क्या शीर्षक बताना है। ठीक है भाई, बता देते हैं। हमारी पवित्र नदियाँ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार नदियों की अंतर्वेदी से क्या आशय है। नदियों की अंतर्वेदी से आशय पूछा गया है दो नदियों के बीच की भूमि। अंतर्वेदी किसको बोलते हैं? जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसी को तो कहते हैं अंतर्वेदी। हमारे देश में बहने वाली नदियों के आदि स्रोत क्या हैं? ठीक है भाई, हिमालय की अनंत हिम राशि। आदि स्रोत क्या है? हिमालय की अनंत हिम राशि। यही दिया गया है पैराग्राफ में। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अस्तित्व का समानार्थी विकल्प शब्द नहीं है? नहीं में आंसर बताना है तो संबंध अस्तित्व का नहीं है। हस्ती विद्यमानता और जीवंत होता है लेकिन संबंध नहीं होता। गंगा और यमुना किसकी साक्षी हैं? किसकी साक्षी रही हैं गंगा और यमुना? तो ये भारत के ऐतिहासिक चैतन्य की साक्षी रही हैं गंगा और यमुना नदी। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर कीजिए। अच्छा, इसमें क्या दिया है? महाप्रलय की अग्नि, देखिएगा ध्यान से इस वाक्यांश को। महाप्रलय की अग्नि साथ लेकर जो जग में आए, विश्व बलि शासन का भय जिनके आगे शरमाए, चले गए जो शीश चढ़ाकर अग्रिय अधैर्य, ये जो होता है अर्ध्य दिया प्राणों का, चले अर्ध्य होता है एक तरीके से जो हम जल देते हैं उसको भी बोलते हैं, तो वही चीज़ है। चले मजारों पर हम उनकी दीपक दिए जलाएं, टूट गई बंधन की कड़ियाँ स्वतंत्रता की बेला, लगता है मन आज हमें कितना अवसन अकेला, जीत गए हम जीता विद्रोही अभिमान हमारा, प्राणदान से शुद्ध तरंगों को मिल गया किनारा, उदित हुआ रवि स्वतंत्रता का व्योम उगलता जीवन, आज़ादी की आग अमर है घोषित करता कण कण, कलियों के अधरों पर पलते रहे विलासी कायर, उधर मृत्यु पैरों से बंधे, उधर मृत्यु पैरों से बांधे रहा जूझता यौवन, उस शहरी यौवन की शुद्धि हम क्षण भर को ना बिसारे, उसके पग चिन्हों पर अपने मन में मोती वारे। क्वेश्चन दिया जाता है 86 नंबर का कि अनुच्छेद के अनुसार विश्व बलि शासन किसे कहा इन्होंने? तो ब्रिटिश शासन को कहा है विश्व बलि शासन। इन्होंने ब्रिटिश शासन को कहा। कवि किनकी मज़ारों पर दीपक जलाने का आह्वान कर रहा है? शहीदों की मज़ारों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अनुच्छेदों के अनुसार शहीदों के बलिदान से हमें क्या प्राप्त हुआ है? शहीदों के बलिदान से जब उन्होंने बलिदान दिया तो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वाक्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। वाक्यांश का जो उचित शीर्षक है शहीदों का बलिदान करना। 90 क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प कौन सा जो इसमें विकल्प दिया गया है वो व्योम का समानार्थी शब्द नहीं में आंसर पूछा गया है। तो व्योम का जो समानार्थी शब्द नहीं होता वो अवसाद नहीं होता, क्योंकि अधर अंतरिक्ष और फलक होते हैं, लेकिन अवसाद यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पर, किस चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल निम्न में से ऊपर नहीं किया जा सका? तो वो है प्राथमिक चरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, बड़ी संख्या के साथ कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीकी सबसे अच्छी होती है? व्याख्यान और कक्षा नोट्स यहाँ सबसे अच्छा होता है।
जब बड़ी कक्षा में हम लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चर के द्वारा पढ़ा सकते हैं, व्याख्यान के द्वारा पढ़ा सकते हैं। नाटक के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 93 है। नाटक के जो है हमारे 2 ही प्रकार होते हैं। रैखिक नाटक विधि होता है एक, और एक प्रक्रिया उन्मुख नाटक विधि होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 में कौन सी समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है? समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है ये बताना है, और वो है बी, समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 95 में पाठ्यपुस्तक का उपयोग के रूप में किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है बताइए? पाठ्यपुस्तक का लेखन के रूप में, मनोरंजन, अध्ययन विषय, या फिर किसी विषय का अध्ययन? तो किसी विषय का अध्ययन भी कर सकते हैं हम, इसमें यही राइट ऑप्शन होगा हमारा, किसी विषय का अध्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सामग्री अनुकूलन कहा जाता है, सामग्री अनुकूलन। वातावरण की सहायता से कमतर प्रयासों से भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे भाषार्जन कहते हैं। कौन सी जोड़ी प्रतियोगियों को पारस्परिक कौशल और आत्मविश्वास, संचार तथा मूर्खता विकसित करने में मदद करती है? तो ये आंसर होगा हमारा मिश्रित लिंग, क्योंकि कौन सी जोड़ी इसने पूछा है, और जो प्रतिभागियों को पारस्परिक कौशल और आत्मविश्वास, संचार तथा मुखरता को विकसित करने में मदद करती है, वो मिश्रित लिंग होता है। जब सब साथ बैठकर पढ़ते हैं तब छात्र छात्राएं एक दूसरे के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास रखते हैं। एक दूसरे के प्रति अपने मन में क्या करते हैं? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास रखते हैं, और खेल भावना एवं स्त्री पुरुष के प्रति सम्मान की भावना का भी यहाँ पर विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 91, वृद्धि और विकास। वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से किस भाव का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है शारीरिक भाव का। वृद्धि जब होती है ये शारीरिक रूप से दिखाई देती है। संचार के बिना लोग क्या है? संचार के बिना लोग एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। संचार के बिना लोग एक दूसरे के साथ में पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कैसा लगा आपको हमारा पार्ट 2 टीजीटी फीमेल हिंदी का? ये 4 सितंबर वाला पेपर था 2021 का। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा आप रेस्पॉन्स हमें दे रहे हैं हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इसी तरीके से हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं आपको एक और नए पेपर में, एक और नई क्लास के साथ, एक और नए पेपर के साथ। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, चलिएगा।